अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो टॉपिक है इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस पर बात करना, इसके हवाले से जानना और फिर कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना, किसी हद तक इसमें कमी लाना बहुत ज़रूरी है। तो जी आज आपको बताएं कि हम करप्शन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। करप्शन यानी कि बदउनवानी, ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये हमारे माशरे में इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, हमें कहीं ना कहीं करप्शन ज़रूर नज़र आ रही है। आज का बच्चा जो है करप्शन से परेशान है, करप्शन के हवाले से बात कर रहा है। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्यों इतनी तेज़ी से करप्शन ने पंजे गाड़ लिए हमारे माशरे में और इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन वजूहात को जानते हुए हमें इन पर कंट्रोल करना है, इसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, इनका सद्देबाब करना है। कैसे कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि अगर हम अपने माशरे से, अपने मुल्क से, अपने इर्द गिर्द से करप्शन का ख़ात्मा कर दें तो फिर इसके क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, इसका क्या नतीजा होगा, हम किस तरह से करप्शन फ्री माशरे का क़याम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा, क्या तब्दीली आएगी, किस तरह से हम जो है वो ज़िंदगी बसर करेंगे और एक ऐसा माशरा जो कि करप्शन फ्री हो, करप्शन से आज़ाद माशरा हो, इसका हम क़याम कैसे कर सकते हैं। ऐसे माशरे की तश्कील किस कदर मुमकिन है या किस कदर आसान है, इसके लिए किसने एफ़र्ट करनी है, कितनी एफ़र्ट करनी है और किस तरह से स्टेप उठाना है। इंडिविजुअल एफ़र्ट क्या होगी, इंडिविजुअली हमने क्या किरदार अदा करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि जब हम माशरे की बात करते हैं, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम सबको मिलकर किरदार अदा करना है। हम सब जो इस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमने ज़िम्मेदारी उठानी है, हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानना है और फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी है। तो फिर कलेक्टिव एफ़र्ट क्या है, इसको किस तरह से हमने अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए नौजवानों का क्या किरदार है, हम बहैसियत वालिदैन, बहैसियत असातिज़ा कराम किस तरह से एक जो है अहम किरदार अदा कर सकते हैं, एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं कि जिसमें हम अपने आने वाली नस्ल को जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करें, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को बताएं कि करप्शन से आज़ाद होना है, हमें बदउनवानी का ख़ात्मा करना है। कैसे करेंगे जी, इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से जो कि हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तारुफ़ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आपको भी कहेंगे कि अगर इस टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से या कोई सजेशन आपके माइंड में हो जो आप शेयर करना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो करप्शन के हवाले से कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ सजेशन उनके माइंड में हो, तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप भी लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं जी और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में करप्शन क्या है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है। सबसे पहले एजुकेशनिस्ट हैं हमारे साथ, हमें ज्वाइन करें डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आने का। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, माहिर कानून है फरीहा जाफ़र बाजवा, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फरीहा आपके भी आने का। आज के तीसरे मेहमान को भी खुशामदीद कहते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं आप, डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, आपको भी वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब आपसे। करप्शन आपकी नज़र में क्या है, कितना ज़रूरी है ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट करना? जी, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने वाकई एक बड़े बर्निंग टॉपिक को सिलेक्ट किया। करप्शन और बदनवानी जिसे हम कहते हैं, ये अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और वो भी अपनी ज़ात के लिए, अपने मफादात के लिए, या किसी जगह अगर फ़राइज़ की अदायगी में हम कोताही कर रहे हैं या जो ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई है उसमें हम बददियानती कर रहे हैं, तो ये मिलकर करप्शन के ज़िम्रे में आता है। हम में से कोई भी किसी भी पोजीशन में जब अपनी पोजीशन के साथ इंसाफ नहीं कर रहा होता तो वो करप्शन का बायस बनता है। और पाकिस्तानी माशरे में अगर मैं ज़रा डीपली देखूँ तो हमारा
अवाम का और उहदेदारान का एक माइंड सेट बन गया है करप्शन का। ऐसे ही मैं इसमें दो पहलुओं का इजहार करूंगा, फिर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक है मार्शमैलो इफ़ेक्ट। मार्शमैलो हम समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन वो टॉफ़ी थी, तो एक टीचर ने अपनी क्लास के सामने वो टॉफ़ी रखी और स्टूडेंट को कहा कि आपने 10 मिनट तक इस टॉफ़ी को खाना नहीं, मैं अभी थोड़ी देर बाद आके बताता हूँ। तो थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो 11 बच्चे टॉफ़ी खा चुके थे। तो अब उसने ऑस्ट्रेलिया में अगले 30 साल तक उन 11 बच्चों का डाटा चेक किया। तो 30 साल बाद जब उसने जाकर उन लोगों को देखा तो वो 11 बच्चे किसी न किसी करप्शन में, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। इसको हम कहते हैं मार्शमैलो इफ़ेक्ट, जो हमें इस तरफ हमें रोशनी डालता है कि किसी बहुत छोटी सतह पर ह्यूमन माइंड सेट करप्ट हो जाता है। देखिए, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल और दूंगा। जब बच्चा कभी प्राइमरी जमात में स्कूल से वापस आता है और ऐसे घर में शेयर करता है कि ये पेंसिल, ये मैं रेज़र वगैरह उठा लाया हूँ अपने दोस्त का, तो कोई उसको ये नहीं कहता कि आपने ये इतना जुर्म किया, वो सब हंसने लगते हैं। तो यहाँ से एक करप्ट माइंड सेट डेवलप होता है। सही। तो ये मैंने बात की है मार्शमैलो इफ़ेक्ट की। दूसरी इसमें अहम बात जो काज कर रही है वो डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट है। हम कहते हैं जी ए पर्सन भी करप्शन कर रहा है तो मैं भी करूँगा, क्योंकि बहरहाल चूँकि मेरे साथ करप्शन हो रही है, मेरे साथ हाथ हो रहा है, तो मैं भी फिर अब हाथ करूँगा। मैंने काउंटर करना है, जो मेरा नुकसान हुआ है मैं अपना नुकसान कहीं और से पूरा करूँगा। सो इट इज़ लाइक के करप्शन हमारी सोसाइटी में एक सिंपल एक्सटेंट के तौर पर नहीं है, ये एक विशियस सर्कल बन गया है। बदअनवानी का जो मनहूस चक्कर बन गया है ना, जिससे बहुत सारे माफियाज डेवलप हो गए हैं। तो इसको हमें इस एंगल से देखना है। ये बहुत सादा सा प्रॉब्लम ज़रूरी है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनको ट्रिगर आउट करना भी बहुत ज़रूरी है। फरीहा, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की कि जब बदउनवानी की बात आती है, करप्शन की डेफिनेशन की बात आती है, तो अपनी डोमेन से बाहर निकल जाना या अपनी डोमेन में रहते हुए इंसाफ ना करना अपने काम के साथ, अपनी ज़ात के साथ, अपनी बात के साथ, ये करप्शन है। आपकी नज़र में क्या है करप्शन? जी हुमा, ये मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रही थी और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई इलीगल कोई गेन्स अपनी ज़ात के लिए आप कर रहे हैं, कोई फ़ायदा ले रहे हैं। हमारे यहाँ करप्शन का सिर्फ एक जो सोचा जाता है कि शायद वो ब्राइब करना, रिश्वत लेना और देना जो है, यही कोई करप्शन के ज़ुमरे में आता है। या फिर कोई अपने जैसे सरकारी मुलाजमीन हैं तो वो अगर कोई फ़ायदा ले लेते हैं, कोई गिफ्ट ले लेते हैं कि आप हमें ये फेवर देंगे तो हम आपको ये वाली फेवर देंगे, फाइल को पहिए लग जाएंगे, ये दिस इज़ करप्शन। ये भी करप्शन है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपकी ड्यूटी है कि आपने 9 to 5 बैठ के काम करना है और अगर आपकी वो ड्यूटीज़ हैं और आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं और आप अपनी सैलरी भी पूरी ले रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो करप्शन। डेफिनेटली करप्शन को आप ये नहीं कहें कि सिर्फ जी वो मॉनेटरी बेनिफिट्स जो आप ले रहे हैं दैट इज़ करप्शन। अगर आप अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी नहीं कर रहे हैं और अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स वही जो आपके हैं वो ले रहे हैं तो वो भी करप्शन है। तो करप्शन को समझना या कहना कि जी बदउनवानी जो है वो सिर्फ पैसों की हद तक है या वो फ़वाइद की हद तक है या फेवर्स की हद तक है। आज तो थोड़ी डेवलपमेंट होती गई, हर चीज़ जो है वो उसमें तब्दीलियाँ आई, तो अब वो रिश्वत का जो कॉन्सेप्ट है या अंडर द टेबल वो जो बैग्स दिए और लिए जाते थे या वो लिफाफे दिए लिए जाते थे, वो चेंज हो गया है कॉन्सेप्ट। अब बात फेवर्स पे है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आप फिर फेवर में मुझे आप वो कुछ और आप ये चीज़ देंगे, तो दैट इज़ करप्शन। फिर बात जैसे मार्शमैलो इफेक्ट की बात ये है कि इसकी रूट काजेज़ को जब हम जाकर देखते हैं कि ये करप्शन किस तरह से ये मतलब पंजे गाड़ चुकी है। ये कोई ओवरनाइट प्रोसीजर नहीं हुआ कि ये अभी बढ़ा है, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैं हमेशा जब भी आती हूँ मैं ये बात करती हूँ, तब्दीलियाँ स्लोली एंड ग्रेजुअली आती हैं, चाहे वो अच्छी हुई चाहे वो बुरी हो। तो ये जैसे कि बच्चों ने देखा, बच्चे बड़ों से सीखते हैं। वो जब देखते हैं कि हमारे बड़े जो हैं वो कौन सी चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, अगर वो
छोटी सी मिसाल है कि अगर हम ड्राइव करते हुए देखें कि अच्छा जी अब वो येलो ब्लिंक हो रहा है सिग्नल, तो उसका मतलब है कि रेडी टू स्टॉप, लेकिन हम वो शूम निकल जाते हैं और क्रॉस कर लेते हैं और बड़ा एक्साइटमेंट के साथ बच्चे भी मतलब आप अपने ये अख्तियारात का या इस तरह से आप इसको हम कंसीडर नहीं करते कि ये बुराई है या हम गलत करें या नाइंसाफी करें किसी के साथ। वो बच्चा जो है वो चीज़ सीख रहा है कि आपने रोड पे होते हुए अपने को जो दूसरे फेलोज हैं जो ड्राइवर्स हैं, आप उनको भी अगर आप बाईपास करके आप अपना ये इलीगल वो उसमें जा रहे हैं या आप बैंक्स में चले जाते हैं तो आप देखते हैं कि जी आप किसी तरह से उस क्यू को बाईपास करें। और आज भी आजकल जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन में वो उन्होंने बैंक में स्टाफ भी कम किया जिससे लाइनें बहुत हो गई, फिर बैंक के अंदर भी आप नहीं जा सकते, बाहर हैं। तो उसमें मैंने ये देखा कि वो हर बंदा जो है ना वो बाहर खड़ा हुआ फ़ोन पे बात कर रहा है, मैनेजर साहब से कोई ताल्लुक निकल रहा है और वो अंदर से वो, और स्पेशली ये उस दिन हो रहा था जब दैट वाज द लास्ट वर्किंग डे, जब छुट्टियों से पहले। तो करप्शन को सिर्फ ये हम सरकारी मुलाजमीन कंपनीज या प्राइवेट के साथ नहीं जोड़ सकते, इंडिविजुअल भी करप्ट है। बिल्कुल अगर रेडी वाले के पास जाते हैं ना वो बहुत अच्छी बात करेगा, बहुत, क्योंकि वो तो लेकिन तोलने में अगर वो कमी पेशी कर देते हैं तो डेफिनेटली वो भी करप्शन है। फरीहा, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि डॉक्टर रियाज साहब से भी हम गुफ्तगू करें और उनसे भी जान लें कि वो करप्शन के हवाले से क्या फरमाएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, करप्शन की जो बुनियादी तौर पर तारीफ़ है उस पर बात करने से पहले ज़रूर हम थोड़ा सा इसके चंद एक पहलू जो हैं उनके ऊपर हमें नज़र दौड़ानी पड़ेगी। करप्शन हर मुआशरे में होती है। एडवांस्ड कंट्रीज़ में करप्शन कम होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें करप्शन ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारा जो पॉलिसी डिस्कोर्स है या एकेडमिक डिस्कोर्स है उसके अंदर करप्शन के ऊपर बात बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न के ऊपर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में ये वन ऑफ द रेयर प्रोग्राम्स है जो करप्शन के ऊपर हो रहा है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये करप्शन जो है ना ये बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम्स है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसके ऊपर बात ज़्यादा होनी चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, तीसरा कोलीग्स ने बात की है इसकी बुनियादी तौर पर जो एक तारीफ़ है और उसकी जो वजूहात हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। करप्शन जो है, मैं करप्शन को एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के तौर पर देखता हूँ। करप्शन की दो किस्में होती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक, एक पैटी करप्शन होती है, एक ग्रैंड करप्शन होती है, मेगा करप्शन होती है, बड़े लेवल की करप्शन होती है। अच्छा, असल जो प्रॉब्लम है वो बड़े लेवल की जो करप्शन है वो होता है, जिस तरह के कोलीग्स बता रहे हैं कि ये बॉटम टॉप इशू है, मेरी नज़र में ये टॉप बॉटम इशू है। ये एक आपके सिस्टम का मसला है, गवर्नेंस का मसला है। सही। अच्छा, इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक इक्वेशन है, डेफिनेशन है कि करप्शन जो है किस चीज़ का नतीजा है। ये बुनियादी तौर पर करप्शन इज़ इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है या पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसकी मोनोपोली है अख्तियारात के ऊपर, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, जो एक इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, दूसरा उसकी डिस्क्रिशन है कि उसको वो मिसयूज़ करना चाहता है, माइनस अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये करप्शन करना। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर रियाज साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो मजीद करप्शन के हवाले से हमें क्या बताएंगे। कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद। मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम जान रहे हैं बदउनवानी यानी कि करप्शन क्या है, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करें और फिर इसके नुकसानात का भी तज़किरा होगा ताकि हम ये जान सकेंगे किस कदर हम नुकसान में मुब्तला हैं अपने इर्द गिर्द। जब हम करप्शन देखते हैं, बदउनवानी देखते हैं, इसका बोलबाला देखते हैं अपने माशरे में, इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रियाज साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उन्हीं से जानेंगे कि वो मज़ीद करप्शन के हवाले से क्या बताना चाहते थे। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात ही मुकम्मल कीजिए। जी, तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि करप्शन जो है हर कहीं किसी भी कंट्री के अंदर
ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो आर्गूमेंट है, इसके पीछे बुनियादी तौर पर जो मेरी दलील है वो ये है कि जब आप करप्शन को देखते हैं मेगा लेवल के ऊपर, जो एक बड़े लेवल के ऊपर करप्शन होती है, वो होती क्या है? मेगा लेवल पे करप्शन उस वक्त आपकी पहुंचती है जब आपके रूलिंग एलीट, पॉलिटिशियंस और सीनियर लेवल के जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं या आपके ब्यूरोक्रेसी होती है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से, और करप्शन हमेशा जब मेगा लेवल पे पहुंचती है तो उस वक्त ये मुआशरे के अंदर सरायत करती है, मुआशरे के लिए एक थ्रेट बन जाती है। जिस तरह कि मैंने शुरू में कहा कि थोड़ी बहुत करप्शन तो हर मुआशरे के अंदर होती है, लेकिन इसका एक थ्रेश होल्ड होता है। अगर वो थ्रेश होल्ड करप्शन क्रॉस कर जाए तो उसके बाद फिर करप्शन जो है उसके मल्टीपल कंसिक्वेंसेस होते हैं, मल्टीपल नेगेटिव इम्प्लिकेशंस होती हैं, इकोनॉमिक भी होती हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं, सोशल भी होती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जिस कंट्री के अंदर गवर्नेंस वीक होती है या इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटेटिव सिस्टम डेवलप हो जाता है, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, लोग अपनी मनमानी करते हैं और उसका नतीजा जो है वो इख्तियारात की नाजायज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक बुक है 2012 में ये पब्लिश हुई थी, व्हाई नेशंस फेल, व्हाई नेशंस फेल। इसका जो सब टाइटल है वो ये है, ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। इसका मतलब ये है कि जो नेशंस पावरफुल बन जाती हैं या प्रॉस्पर हो जाती हैं या जहाँ पर पॉवर्टी फैल जाती है, इन सब चीज़ों का नतीजा बुनियादी तौर पर क्या है? इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस बुक के अंदर इंस्टीट्यूशंस को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दूसरे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो कि पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन होते हैं। आवाम का जो पैसा है वो बजाय इसके कि आवाम को सर्व करें, वो आवाम के पैसे के ऊपर एक बर्डन बन जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों को साथ लेके चलते हैं और लोगों को जो बेसिक सोशल सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, वो ऐसे तरीके से कन्वे करते हैं। सही। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की कि अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखें, तो हमें हर दूसरी जगह पे इस वक्त अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब करप्शन नज़र आती है। शायद उसकी यही वजह है कि हमने कभी बुराई को बुराई नहीं समझा। अगर हम बहुत पहले, बहुत पीछे जाएँ, बुराई को बुराई कंसीडर करते हैं, हम ये कहते कि ये करप्शन कर रहा है, इसको सज़ा देनी चाहिए, इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, या ये गलत काम है, ये बुरे की तरफ जा रहा है, इसको रोको, तो शायद आज हमारे मुआशरे की जो सूरत हाल है वो ना होती, डिफरेंट होती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, अप्रोचेस दोनों ही चलती हैं, टॉप डाउन अप्रोच भी है, बॉटम अप भी है। हमने थोड़ा सा पहले इजहार किया बॉटम अप का, मार्शमैलो इफेक्ट बेसिकली बॉटम अप को वो बता रहा है। लेकिन टॉप टू डाउन जो अप्रोच है वो भी बड़ी कॉमन है। किसी भी जगह, किसी पब्लिक सेक्टर में अगर टॉप पे बॉस या कोई ऑफिसर आकर करप्शन शुरू करता है तो उसका इफ़ेक्ट ट्रिकल डाउन होता है। और यहाँ हम माशरे में एक ऐसे नहज पर पहुँच गए हैं, जैसे कि आप इजहार कर रहे हैं, कि जिसमें आपको अपना इंसाफ लेने के लिए, हक लेने के लिए भी करप्शन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने मकान की जो जेन्युइन केस है उसकी रजिस्ट्री करवानी है तो कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म नहीं है, क्योंकि अगर आप वो जो सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म है उसमें पढ़ेंगे तो आपको 6 माह लग जाएंगे। तो अगर आप करप्शन का चैनल यूज़ करेंगे तो आपका 1 वीक में काम हो जाएगा। तो ये आप इंसाफ और हक लेने के लिए करप्शन का कॉरिडोर यूज़ कर रहे हो, और ये बड़ी बदतरीन सिचुएशन होती है किसी भी माशरे की। हर किसी के जहन में चल रही होती है बात, कोई रेफरेंस मिल जाए, कोई लिंक मिल जाए, मैं बच जाऊं, मुझे फेवर मिल जाए। ये आजकल हम देख रहे हैं कि शायद हम इसका तस्करा भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि हर किसी के जहन में ये चीज़ है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये जॉब लेने जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू में अपेयर होने जा रहा हूँ, अच्छा कोई लिंक मिल जाए, कोई फेवर मिल जाए। ये किस तरफ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? ये देखिए, बात यह है कि वो अपने इर्द गिर्द 99% लोगों को वो ऐसे ही देख रहा होता है, और ख़ुद उसके साथ जब हाथ होता है, हाथ कैसे, मसलन वो अपना जेन्युइन काम करवाने गया, उसको लटकाया जा रहा है,
रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इसलिए कि वो इस प्रॉपर चैनल से ना आए, उस चैनल से आएगा तो 4-5 बंदे खाने वाले वो उसको पूरा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, अगर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो और हमारा अच्छा गवर्नेंस सिस्टम हो, जो स्टेट ऑर्गन्स हैं, स्टेट ऑर्गन्स में अगर वाकई रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करे और उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसका फिर इम्पैक्ट मैक्रो लेवल पर जाता है, और डॉक्टर साहब ने जैसे एग्जांपल दी कि मेगा लेवल पे चला जाता है। छोटे लेवल पे जब इंसान करप्शन करता है, हमारे पास बड़ी क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। अगर एक बंदा सिनेमा का टिकट बेचता है तो यकीनन जब वो बड़ी पोजीशन में जाएगा तो बड़े बड़े वो जराइम करेगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक बंदा जिसकी लाइफ मॉरली बड़ी स्ट्रांग थी और अचानक 40-45 साल की उम्र में उसने उठ के करप्शन शुरू कर दी। ये मुझे कोई इसकी एग्जांपल नहीं मिलती। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो ग्रास रूट लेवल से कोई ना कोई चीज़ें बचपन से डेवलप हो रही होती हैं। उसी को मैं मार्शमैलो इफेक्ट कह रहा हूँ। फिर इसमें दूसरे नंबर पे जो मैंने कहा था डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, देखा देखी। हम कहते हैं जी वो ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, तो मुझे भी करनी चाहिए। तो अब बात यह है कि इस सारे सिस्टम को रोकने के लिए फिर मैं पहले पॉइंट पे आऊँगा, दोनों अप्रोचेस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। टॉप टू डाउन अप्रोच भी, उसके लिए यकीनन हमें लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे, पेनल्टीज अनाउंस करनी पड़ेंगी, और हम सब अवाम देखें कि वो पेनल्टीज ऑब्जर्व हो रही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उस लॉ अच्छा, ये जो आपने बात की, इस पर थोड़ा सा मैं फरीहा से भी डिस्कशन करना चाहूँगी। फरीहा, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लॉज बनने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि जहाँ स्ट्रिक्ट लॉज मौजूद हैं वहाँ भी हम लॉज को वायलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर वहाँ पर भी लिंक हो जाए, रेफरेंस हो जाए, हम बच जाएँ। बाकी दूसरा, अगर कोई गरीब, सपोज अगर बात कर ली जाए, कोई गरीब है, किसी के अगर रेफरेंसेस नहीं है, कोई लिंक्स नहीं है, उस पर अगर कोई कानून लागू हो रहा है तो वो हम पे नहीं लागू होगा। ये जो डिफरेंस, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमें अपनी सोसाइटी में नज़र आती है, इस पर लॉ क्या कहता है? देखिए, पहले तो बात करें कि करप्शन के हवाले से पाकिस्तान में क्या है। तो मेरी हमेशा ये आर्ग्यूमेंट होता है कि हमें मज़ीद लॉज की ज़रूरत नहीं है। वी हैव जंगल ऑफ लॉज। हमारे पास एंटी करप्शन लॉज मौजूद हैं, हमारे पास नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत अदारे मौजूद हैं, हमारे पास ऑर्डिनेंस के तहत FIA मौजूद है, हमारे पास एंटी करप्शन सेल्स मौजूद हैं, हमारे पास गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। मसला कहाँ पे है? इम्प्लीमेंटेशन। नंबर 1 अवेयरनेस, सही। नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन। हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, अगर वो अपना काम प्रॉपर करना शुरू कर दें, अगर वो अदारे ही वहाँ से करप्शन ख़त्म हो जाए, वहाँ से फेवर लेना देना ख़त्म हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये जो 2 चीज़ें होती हैं बेसिक, कि आपको अवेयरनेस हो। सही, ठीक है, एक इशू हो गया कि ये प्रॉब्लम है, अब हमारे पास ये कोई हम किसी भी उसमें है सिचुएशन में, तो ये अवेयरनेस हो कि अब हमने करना क्या है, हमने कहाँ पर रिपोर्ट करना है, हाउ टू रिपोर्ट इट, हमने कहाँ पर जाना है और हमें क्या रेमेडी मिलेगी। पहले तो लेवल ये हो गया, वो अवेयरनेस हो गई आपको। अब आपको इतनी करज हो कि आप उसको रिपोर्ट करें। फिर जब आप वो रिपोर्ट करें, फिर वो जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो उसको किस तरह से रिएक्ट करती हैं। इसी तरह से एक यही जो बात होती है इंडिविजुअल लेवल पे और जो आप कहें कि गवर्नमेंट लेवल पे या कंपनी लेवल पे जो करप्शन हो रही होती है, उसमें जब हम देखते हैं कंपनीज़ में, तो एक बड़ा आइडियल किस्म का लॉ आया था जिसे विसल ब्लोइंग एक्ट था, कि अगर कोई भी उसको वो कोई देखता है अदारे में और उस पर अगर वो बात करता है तो उसकी जॉब को और उसके वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दी जाएगी। कि अगर डेफिनेटली, जैसे सर ने कहा ना, कि अगर होता ही है कि अगर कोई बॉस करप्शन करता है तो उसको कौन उसको रिपोर्ट करेगा, अगर करेगा तो जॉब तो चली जाएगी। तो मतलब लॉज हमारे पास मौजूद है। मसला ये है कि हमें एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा हमारी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, तीसरी बात कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें डिबेट करने का बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं, या खुद पर नहीं करना चाहते, खुद पर नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे माशरे में, ठीक है जी, ये अब पंजे गाड़ चुकी है, बदउनवानी है, हर माशरे में होती है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो बात ये है कि ये अब इससे जान कैसे छुड़वाई जाए। एक तो होता है आप डंडे के ज़ोर से जान छुड़वाते हैं, ठीक है जी, डंडा तो लॉ मौजूद है, अब वो एजेंसीज़ भी मौजूद हैं, वो डंडा आपके सर पे मारने को तैयार भी बैठी हैं। ये हो गया। नंबर 2, अगर आप उसको ग्रास रूट लेवल से देखें ना, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता तरबियत में आप वो चीज़ें
शुरू करें। हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, वहाँ पे मैं देखती हूँ कि अब जो इखलाकियात का एक पीरियड होता था, अब तो सिर्फ ये ना कि नंबरों की दौड़ लगी हुई है, इतने ग्रेड्स आ जाएं ताकि इतने नंबर आ जाएं, हमें फ़लाँ जगह दाखिला मिल जाए, ये डिग्री हो जाए, ये जॉब मिल जाए, ये। लेकिन वो जो एक बिल्टअप होता है ना, जो उस्ताद हमें सिखाता था, जो चीज़ें हमें घर में भी पोर की जाती थी, अगर हम किसी की कॉपी पेन पेंसिल या इरेज़र जो है वो ले आए हैं तो हमें घर से उल्टा जो है ना वो उसी टाइम दौड़ाया जाता था, और वो एक शर्मिंदगी का आलम होता था कि अब वो जाके ये किस तरह से घड़ूं कि ये मैं गलती से लेके और ये वापस ले लें। सही। तो ये चीज़ें जो है ना, अब वो ना माँ बाप के पास इतना टाइम है कि वो बच्चों में ये चीज़ें लाएं। एजुकेशन हमारी इतनी कमर्शियल हो गई है कि अब इखलाकियात या ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये तब्दीलियां हैं, ये। और फिर बड़ी बात यह है कि हमारा माशरा इतना इम्यून हो गया ना, हमको ये चीज़ें वही बात है कि बुराई को बुराई कंसीडर ही नहीं, हमें ये लगती नहीं है। या फिर वो डॉक्टर साहब वाली बात है कि अगर सब कर रहे हैं, अगर मैंने कर लिया तो कौन सा हो जाएगा, और अगर मैं नहीं करता तो कौन सी कयामत आ जाएगी, क्योंकि कहा भी यही जाता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मेरा ठीक होने से भी कोई बेहतरी नहीं आनी। हालांकि हमें यही सोच जो है वो प्रमोट करनी है कि मैं ठीक हो जाऊँ तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। फिर हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्या इस हवाले से भी हमें लॉज की ज़रूरत है, या वही तरबियत वाली बात है, तरबियत ही काम करेगी? देखें, लॉज जो है ना, मैं ये कहती हूँ लॉज को तो वो आप कहें कि वो एक डंडा है जो ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट हमसे कराता है चीज़ें, लेकिन ये जो है ना कि अपने अंदर से तहरीक पैदा करना, एक पॉजिटिविटी लाना। जैसे हम देख रहे होते हैं ये अगर आप कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है तो उनकी ये जो कॉलोनीज़ हैं या क्वार्टर्स हैं या उनकी रहाइश की जो जगह हैं, तो वो सारे तकरीबन एक ही अदारे के लोग एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। तो वो देखते हैं अच्छा वो भी ग्रेड 19 का है, वो भी ग्रेड 19 का है, उसका जो है लाइफस्टाइल ये है, मेरा ये नहीं है। तो वो बच्चे भी जो है ना वो घर आके ये चीज़ें कर रहे होते हैं। कंपैरिजन वाली बात को इन डिटेल हम जानेंगे आप तीनों से कि इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि करप्शन परवान चढ़ी है, इसको कैसे रोकना है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या सोल्यूशन हैं, क्या सजेशन हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बदउनवानी क्या है, करप्शन क्या है, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करें और फिर इसके नताइज भी जानेंगे, यानी कि इससे नुकसानात क्या हो रहे हैं, हमारे माशरे में क्या क्या नुकसानात हम फेस कर रहे हैं करप्शन की वजह से, और क्यों हर तरफ हमें करप्शन ही नज़र आती है, इसकी वजूहात भी हम जान रहे हैं। और जब वजूहात जानते हैं तो डेफिनेटली हम हल की जानिब जाते हैं, सोल्यूशन की जानिब जाते हैं। सोल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से ये बदउनवानी ख़त्म हो सकती है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, करप्शन में कमी के लिए हमने कितनी एफर्ट करनी है, इंडिविजुअल एफर्ट का क्या किरदार है और कलेक्टिव एफर्ट इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, इस पर अब हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। और फिर जब बात होती है कि करप्शन से आज़ाद माशरा ये कितना सूटेबल होगा हम सब के लिए, और ऐसे माशरे का क़याम कितना मुश्किल है, ये कितना आसान है, इसका क़याम कैसे अमल में लाया जा सकता है, इसके लिए क्या एफर्ट्स करनी है, किन स्टेप्स को, किन फंडामेंटल्स को, किन रूल्स को हमने जो है वो फॉलो करना है, इन तमाम चीज़ों पर अब हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं अपने तीनों मेहमानों से। आप भी इसके हवाले से हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या कोई सजेशन हो आपके माइंड में करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से, करप्शन को कंट्रोल करने के हवाले से, तो ज़रूर शेयर करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब, फरीहा जाफर बाजवा और डॉक्टर मोहम्मद रियाज, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं करप्शन क्या है, क्यों हर तरफ, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में हमें जो है करप्शन का सामना करना पड़ता है, मेरिट को फ़रोग़ कैसे दिया जा सकता है, ये नाइंसाफ़ी, बदउनवानी, इसको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, इसके नुकसानात क्या हैं, इन पर अब हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि जब तक हम नुकसानात के हवाले से नहीं जानते, नुकसानात के हवाले से हमें नहीं पता चलता, तब तक हम उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं करते, कोई स्टेप नहीं उठाते। तो जी, नुकसानात करप्शन के क्या हैं, बदउनवानी से क्या क्या मसाइल हमें फ़ेस करने पड़े हैं, इस पर अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ कराची से मौजूद है, देखते कौन हैं और क्या शेयर करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, सैयद मोहम्मद अशरफ कराची से बात कर रहा हूं। जी अशरफ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप?
मेरा कहना है मतलब ये जो आपका जो मौजू है ना, ये मौजू तो सब जानते ही हैं, करप्शन क्या है, इसके नतायज क्या है, और ये सब जानते हैं, आम फहम लोगों को पता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे अब करप्शन की तशहीर भी करप्शन है, करप्शन जो हो रहा है तो उसको जो इदारे हैं वहीं के वहीं खत्म करते हैं, उसको मीडिया पे लगती नहीं। अब मैं ये आपको बताऊं कि मैं खुद रेडियो पाकिस्तान में 74 में बज़म तलवा में होता था। सही। तो मैंने पहला प्रोग्राम किया तो हमारे एक जानने वाले थे, वो तनकीद किया करते थे, तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे बारे में तनकीद करूंगा, बुराई करूंगा। मैंने कही क्या कर रहा है, मुझे तो प्रोग्राम नहीं मिलेगा आइंदा। कहने लगे नहीं, फिर ये होगा कि तुम्हारे बारे में लोग सुनना चाहेंगे, जब बुराई करेंगे तो लोग उसकी अच्छाई की तरफ भी आएंगे, फिर तुम बढ़ जाओगे और तुम्हारा नाम होगा। तो ये जितने लीडरान हैं, जैसे अब नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, और इवन के मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो आपके वो है ना मौजूदा, तो इनकी भी करप्शन इनके जाने के बाद देखिएगा आ जाएगी। तो अच्छा, ये तो एक ओवरऑल व्यू है ना अशरफ साहब, हम जो जी हाँ बोले, हम तो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं। जो करप्शन हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती है, डेली बेसिस पे जो नजर आती है, इसको कंट्रोल करना हमारे बस में, हम तो इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ना, मैं इसी की डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे अब मैट्रिक बोर्ड है, अब उसमें क्या नाम है, लोग आते हैं कहते हैं हमें सर्टिफिकेट चाहिए, पैसे जितना चाहो ले लो, लोगों के पास पैसे हैं, बेटे को मैट्रिक करा लेते हैं बगैर पढ़ाए के। वही बंदा ऊपर आ जाता है, उनके पीछे पर लग हुआ है, करप्शन दर करप्शन चल रहा है। क्या चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को नहीं मालूम है कि नीचे क्या नाम ठकाठकी काम हो रहा है? हर इदारे में ऐसी होता है। तो करप्शन को खत्म करने का वाहिद जो मैं समझता हूँ जो हल है ना, जो मेरे वो जमहूरियत को खत्म कर दिया जाए। जमहूरियत का इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमहूरियत के जरिए इस्लाम नाफिज नहीं किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपने पार्टिसिपेट किया और आपके सजेशन के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर रियाज साहब से मैं बात करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, अब जब हम नताइज की बात कर रहे हैं कि इसके नताइज क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, डेफिनेटली जब हम नुकसानात को डिस्कस करेंगे तो हम शायद एक सिचुएशन कायम कर सकें कि हम एक अलार्मिंग दौर से गुजर रहे हैं, हमें अलर्ट होना है, हमें इसको कंट्रोल करना है, इसको रोकना है, और इसके लिए हमने ही स्टेप उठाना है। तो स्टेप तभी उठेगा जब हम खुद देखेंगे कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ स्टैंड करी है, और आने वाली नस्ल को कितने नुकसानात फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नुकसानात के ऊपर डिस्कशन करना। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब किसी मुआशरे के अंदर करप्शन सरायत कर जाती है, वहाँ पर एक कल्चर बन जाती है, तो उसके नुकसानात बढ़ जाते हैं डेफिनेटली। या दूसरे लफ्ज़ों में यही कि करप्शन अगर एक लिमिटेड स्केल के ऊपर है तो उसके नुकसानात कम होंगे, लेकिन अगर वो मेगा लेवल के ऊपर चली जाती है, बड़े लेवल के ऊपर चली जाती है, तो उसके नुकसानात भी उसी रेशो के साथ ज़्यादा हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर करप्शन एक कल्चर बन चुका है, करप्शन सरायत कर चुकी है। ये नीचे एक इंडिविजुअल लेवल से लेके कलेक्टिव लेवल तक, इंस्टीट्यूशनल लेवल तक, लीडरशिप लेवल तक, हर लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती है और बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। कल्चर, ये जो मैं कह रहा हूँ कि करप्शन जब कल्चर बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि करप्शन को हम एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं, उसको बुराई समझते ही नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसके जो नुकसानात हैं उनको हम देख सकते हैं कि इसके एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, पॉलिटिकल कॉस्ट होती है, सोशल कॉस्ट होती है। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि करप्शन का मतलब है माली बदउनवानी। ये सिर्फ माली बदउनवानी नहीं होती है, ये बेसिकली पॉलिटिकल करप्शन भी है, इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, सोशल करप्शन भी है। जो कोई जिस कैपेसिटी के अंदर काम कर रहा है वो वहाँ पर अगर अपने इख्तियारात का, जो उसको इख्तियारात दिए गए हैं, उनका मिसयूज़ करेगा तो वो करप्ट होगा, वो करप्शन का मुर्तकिब होगा। अच्छा, नुकसानात की तरफ आते हुए अगर हम इसके इकनॉमिक कास्ट की तरफ जाते हैं, जो इकनॉमिक इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, नताइज होते हैं, तो आप देखिए कि इसका ख़ास तौर पर जब करप्शन बहुत ज़्यादा होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका जो पब्लिक एक्सचेकर होता है, पब्लिक मनी होती है, उसके ऊपर पड़ता है। जो पैसा लगना चाहिए आवाम के ऊपर, सोशल सेक्टर के ऊपर, वो लोगों की जेबों में चला जाता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इंटरेस्टिंगली इसका जो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको वर्ल्ड बैंक ने क्वांटिफाई किया है। अच्छा, 0.5% एनुअली नुकसान होता है करप्शन की वजह से, ग्रोथ रेट आपका कम हो जाता है। अच्छा, वो कैसे होता है? फॉर एग्जांपल उसमें आप देखिए कि जिस मुआशरे के अंदर करप्शन होती है वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आती है, लोगों को मुश्किलात आती हैं उसके अंदर। वो एक करप्ट मुआशरे के अंदर क्यों जाएंगे, वो एक ट्रांसपेरेंट मुआशरे के अंदर जाएंगे जहाँ पर उनके लिए आसानी होगी।
दूसरे नंबर पे इस तरह के मुआशरे के अंदर इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस कम हो जाती है। ठीक है, फिर हम दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, आपस में मुकाबला लगाते रहें लेकिन दुनिया के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तीसरे नंबर पे ये होता है कि जिस मुआशरे के अंदर, जिस कंट्री के अंदर करप्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर टैक्स कलेक्शन कम होती है। अब पाकिस्तान के ऊपर ये तीनों चीज़ों को अप्लाई कर लीजिए। सही। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड इन पाकिस्तान। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे, हमें चूंकि एक ब्रेक की जाने जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बताएं कि इम्तियाज़ हमारे रेगुलर कॉलर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, गुज़िश्ता दिनों जो ईद गुजरी उसकी मुबारकबादी और दुआ अल्लाह से कि आइंदा अल्लाह पाक हम सबको ऐसी ईद देखना नसीब फरमाए जहाँ मुसलमानों पे कोई जुल्म ना कर रहा हो। बदउनवानी की जंजीर से आजाद माशरे का क़याम कैसे मुमकिन होगा? देखिए, बात पॉजिटिव ही करना चाह रहा था मगर आपका टॉपिक ऐसा है जी जी कि बदउनवानी और करप्शन का मतलब यही हुआ ना कि एक शख्स माफिया की शक्ल में मिलकर पूरी कौम का माल खा जाए, हड़प कर जाए और ना उसे डर हो ना खौफ हो। तो जब तक कानून और उस पर अमल दरामद 100% नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात और हदीस के मुताबिक नहीं होगा, पाकिस्तान से तो क्या किसी भी जगह से आप करप्शन खत्म कर ही नहीं सकते। बज़ाहिर तो हम मुसलमान हैं मगर अंदरूनी तौर पे हम बहुत सी चीजों से जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है हम बगावत कर चुके हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, ज्यादातर बगावत कर चुके हैं क्योंकि करप्शन करना इस मुल्क में बहुत आसान है। लाखों करोड़ों का करप्शन करके थोड़े से पैसे दे के लोग आसानी से निकल जाते हैं और गरीब के लिए कानून कुछ है, अमीर के लिए कुछ है। अच्छी आपकी काविश है और हम इस तरह बात करते रहेंगे मगर इंशाअल्लाह ताला एक बात पे तो हम सबको यकीन होना चाहिए कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ये शुरू से हम सुनते आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ तमाम करप्शन करने वालों से, यारो थोड़ा थोड़ा करके ना करो, एकदम इकट्ठा ही कर लो ताकि अल्लाह पाक का ये फरमान, अल्लाह पाक का ये हुक्म पूरा हो जाए कि जब जुल्म बढ़ेगा तो फिरौन के लिए भी जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियां तो नहीं हो सकती मगर ऐसे इंतजाम जरूर कर देगा जो उन्हें खत्म कर देंगे। हर बंदा परेशान है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ पार्टिसिपेट करने का और आपने जो सजेशन दी उन पर हम जरूर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बदउनवानी से आज़ाद माशरे की तश्कील किस तरह से की जा सकती है, इसके लिए क्या स्टेप्स उठाने हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। और इसके लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है, इसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करनी है, कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, आप तीनों से मेरा यही सवाल होगा कि सोल्यूशंस क्या हैं आपकी नज़र में, बदउनवानी का खात्मा कैसे मुमकिन है और इसके लिए हमने स्टेप उठाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सामने लाना है, कैसे ला सकते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि इसको दोनों एंगल से कंपोजिट तौर पे देखें। एक तो माइक्रो लेवल पर अंडरस्टैंड करें। इसमें एक बेस्ट प्रैक्टिस जो हमने की, हम 4-5 साल से एकेडमिया में एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया, उसका टाइटल है मॉरल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। उस कोर्स के तवस्सुस से जैसे मैडम फरीहा ने बात की थी, जो गुड वैल्यूज़ हैं वो उनमें इंस्टॉल की जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसके अच्छे नताइज आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं कहूँगा कि अगर मीडिया, सोबर मीडिया, एकेडमिया और जुडिशरी मिलकर अगर मॉरल मूवमेंट शुरू करे कंट्री लेवल पर, तो हम इसके बड़े अच्छे नताइज देखते हैं फ्यूचर में। इसी सिलसिले की दूसरी माइक्रो लेवल पर अहम बात यह है कि इस मूवमेंट के तहत हम फैमिलीज़ को मोटिवेट करें, अर्ज करें, इनकरेज करें कि मॉरल वैल्यूज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत है घरेलू लेवल पर, क्योंकि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है वो हमारे यहाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम शेक हो रहा है, शटर हो रहा है। उसका अगर रिवाइवल हो जाएगा तो माशरे में उसके बड़े इन द लॉन्ग रन अच्छे नताइज आएंगे। अब आ जाएँ मैक्रो लेवल पर, और इसमें अगर हम दुनिया की कुछ वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें, अगर हम साउथ एशिया में नज़र दौड़ाएँ तो इंडिया में, श्रीलंका में, मालदीव में, मैडम ने बड़ी अच्छी बात की थी। एक पॉलिसी बड़ी पॉपुलर है, इन कंट्रीज़ ने उसको बड़ा प्रमोट किया, विसल ब्लोइंग की जो पॉलिसी है। दूसरी इसके साथ है ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी।
अच्छा, अब ज़ीरो टॉलरेंस में फिर बड़ी अहम चीज़ आती है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेयर्स। पाकिस्तान इसका बड़ा क्लासिकल केस है। हमारे यहाँ अब डायमेंशन जो करप्शन की ना वो चेंज हो गई हैं। अब बेसिकली बहुत बड़ा इशू जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, कभी किसी भाई को फेवर किया जा रहा है, किसी अजीज़ दोस्त को फेवर किया जा रहा है, यानी नेपोटिज्म के हम एक चुंगल में फंस चुके हुए हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, दूसरी बड़ी अहम बात मीडिया से ही रिलेटेड के जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक एक्ट है वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया। मालदीव में, श्रीलंका में उससे बड़ी रैपिडली करप्शन जो है वो उसका स्केल बहुत नीचे आया। तो पाकिस्तान में भी अगर हर पब्लिक सेक्टर के अदारे को ये बाउंड कर दिया जाए कि आप अपनी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में देंगे, हत्ता कि इसमें उनकी जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है वो भी हो। अच्छा, ये एनुअल ऑडिट रिपोर्ट का हम सिर्फ लोकल ऑडिट ना करवाएं, बल्कि आजकल प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ बड़ी पॉपुलर हो रही है कि फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। जब फोरेंसिक ऑडिट हो जाएगा किसी भी अदारे का, उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। फिर आखिरी इसमें मैं सोल्यूशन में बात करूंगा कि टेक्नोलॉजी को, टेक सॉल्यूशंस की तरफ हम आए। टेक सॉल्यूशन में सीसीटीवी कैमरास भी हैं, टेक सॉल्यूशन में सारी चीज़ों को ऑनलाइन करना भी है, टेक सॉल्यूशन में तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखना भी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिडिंग का इवेंट होता है तो उसकी हम पूरी मूवी बनाएं और वो वेबसाइट में दी हो, तो फिर ये सारा सिस्टम अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंट होगा। तो हम ट्रांसपेरेंसी को फॉलो कर रहे होंगे। तो अभी देखें, हम इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की जो नए स्टैटिस्टिक्स हैं इस साल के, उसमें हम 128 मुल्कों में 124 नंबर पर हैं। तो ये बहुत बुरे हमारे हालात हैं। 2012 से ऑनवर्ड हम 4 टाइम्स नीचे गिर गए हैं करप्शन की जो परसेप्शन इंडेक्स है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसमें। तो ये बड़े भयानक हैं। तो इसके लिए हमें बड़े स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़ेंगे। और जैसे मैडम ने कहा था कि ऑलरेडी बहुत सारे कवानीन है, नैब एक्टिव है, एंटी करप्शन एक्टिव है। हमारा इशू है इस वक्त वो इम्प्लीमेंटेशन का है। तो इम्प्लीमेंटेशन तब ही अच्छी होगी कि उस इम्प्लीमेंटेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ट्रेंड हो, वो मॉरली मोटिवेटेड हो। तो एक एक्शन हम माइक्रो लेवल पर चला रहे होंगे, दूसरा मैक्रो लेवल पर। तो इंशाल्लाह किसी स्टेज में एक इंटीग्रेशन होगी और हमें होपफुल रहना है। अगर हम ये स्टार्ट इस तरीके से लेते हैं तो मायूस नहीं होना। बस का हम कहते हैं शायद ये कभी ठीक नहीं हो सकता, नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे। और फिर जो आपने दरमियान में बड़ी अच्छी बात की थी, यहाँ से स्टार्ट लिया जाए अपनी ज़ात से। अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अपने आप को करप्शन से पाक करता हूँ तो पाकिस्तान में एक बंदा तो कम हो गया ना। यकीनन यकीनन जो दिस इज हाउ के 22 करोड़ लोग हम ठीक हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत सजेशन जी। फरीहा, आपके पास क्या सजेशंस हैं, क्या सोल्यूशंस हैं आपकी नज़र में? बड़ा अच्छा, इन्होंने बिल्कुल ही दरिया को कूजे में बंद कर दिया सर ने। बात करप्शन की को ख़त्म करने की और उसकी जो सॉल्यूशंस की बात करती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि एक तो उसको हम अगर स्टेप वाइज लेके जाएं कि हमारे पास मीडिया है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास अवेयरनेस के बड़े टूल्स हैं। तो हमारे जितने भी ये टूल्स हैं, अगर ये और मीडिया भी अगर ये अपना कुछ थोड़ा सा टाइम बीच में ये कंटेंट चलाएं कि अवेयरनेस के लिए कि हमारे पास ये लॉस हैं और हमने कहाँ पे क्या रिपोर्ट कर लेना है और फिर क्या रेमेडीज़ मौजूद हैं। अवेयरनेस हो जाए, उसके बाद हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो हों, और जब वहाँ पे कोई कंप्लेंट लॉन्च होती है या कुछ, तो फिर उसका प्रॉपर फॉलोअप और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी उनको वो जो है वो भी मिले। हाँ, शेयर करें, वो अपनी वेबसाइट्स पे शेयर करें। मतलब जिसको हम कहना है कि पूरा सिस्टमेटिक आप उसको लेके चले। हर चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डाल के अब हमने बैठ नहीं जाना, हमने इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को भी देखना है। फैमिली इकाई है, वहीं से बच्चा सीख के निकलता है। अगर मैं हमेशा शुरू से ये बात करती होती हूँ कि शुरू में ये होता था कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थे। अभी हम शहरों में ज़रा आ गए हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज़। हस्बैंड भी जॉब पे जा रहा है, वाइफ भी जा रही हैं, बच्चे हैं वो आया के पास हैं, ड्राइवर्स हैं, टीचर्स हैं। बस तो वो जो पॉजिटिव स्टोरीज़ शेयर करते थे हम बच्चों में, छोटी छोटी चीज़ें उनको अपने दीन इस्लाम से ला के छोटी मसालों के साथ जो हम बात करते हैं या वो करते थे, और वो चीज़ उनमें वो होती थी। वो एक सेगमेंट बीच में थोड़ा सा माइनस हो गया। एक बात अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी की, ये जो नेपोटिज्म का हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रिवाज है, मेरी जगह मेरा ही बेटा आए, मेरी जगह मेरा ही भाई आए या मेरी ही बेटी आए।
इस कल्चर ने भी कहीं ना कहीं करप्शन को बहुत प्रमोट किया है। नहीं, ये देखें, ये तो जो नेपोटिज्म है दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ करप्शन के आप मेरिट का जब कत्लेआम करेंगे। और मैंने ये देखा और मैंने इस चीज़ को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया। जो जुडिशरी में भी अगर आप देखते हैं कि गरीब का और कानून है, अमीर का और कानून है। गरीब सारा दिन अदालतों में खड़ा हुआ है, कहीं जाके उसकी सुनवाई होती है, उसका केस किस टाइम पे लग रहा होता है। अमीर साहब आ रहे होते हैं, प्रोटोकॉल पे आए, अपना किया, ये जा वो जा। तो एक एंजाइटी जो है, एक डिप्रेशन जो है हमारी सोसाइटी में, अब वो कहते हैं कि जी तशद्दुद बहुत बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। मैंने ये महसूस किया कि जो आपने बात की ना नेपोटिज्म की, देयर वर 2 इक्वल कॉलीग्स, वो उनका कोई जॉब का इशू हो गया, एक वो गया अपनी एप्लीकेशन लेके अपील की, वो दिया वहाँ पे। मैं चूँकि सर्विस मैटर्स भी करती हूँ, दूसरे साहब जो हैं वो गए वहाँ पे, बड़े जना, उन्होंने कहा कि वो मैं पीएम ऑफिस से ये डायरेक्टिव लेके आया हूँ, वो पीएम के लेटर हेड पे। तो वो जो दूसरा था वो इतना डिप्रेशन में गया कि वो फिर बाद में आया भी, वो उसके जब सर्विस के इशूज़ थे, उसने कहा कि भाई मैं अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बन जाता हूँ, जबकि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होता ऊपर अपने MPA तक, MNA तक या PM तक, जिससे मैं कोई सिफारिश लाऊं या ब्यूरोक्रेसी में कोई। तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं ये समझती हूँ ना, जैसे आपने शुरू में कहा था कि इसके असरात क्या होते हैं, तो मैंने कहा मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि इसके बाकी असरात तो होते ही होते हैं। अगर हम देखें ना कि इंडिविजुअल की हेल्थ पे इसके बड़े साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा, वो बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहे होते हैं। फिर वो जो आप ये है ना कि उसके पास है तो मेरे पास नहीं है, तो वो जो छीनने का या किसी का हक खाने का जो एक रवाज है वो बहुत वो, और ये चीज़ें प्रमोट, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मिल के जो है वो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। तो सोल्यूशन इसका यही मैं कहूँगी कि एक तो ये है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को ठीक करना है, खुद को रोल मॉडल बनाएं। मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात यही प्रोग्राम में ही मैंने ये मिसाल भी दी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून अपने एक बच्चे को लाई कि इसको मीठा खाता है, इसको मना करें। एक दिन लाई तो उन्होंने कहा कि नहीं अब कल ले आना, फिर लाई इनका कल ले आना, फिर तीसरे दिन लाई कल ले आना। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ बेटा मीठा नहीं खाना है। तो वो खातून ने कहा कि नबी पाक आप पहले ही इसको कह देते, आपने क्यों इतने। तो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन मैं भूल जाता था, मैं रोज़ खुद गुड़ खा लेता था। तो जब मैं खुद कर रहा था तो मेरा कहे से इसे क्या फ़र्क पड़ना था। तो मतलब ये कि अपने खुद हम पहले बाअमल हो जाएं, फिर उसके बाद जब हम कहेंगे तो हमारी बात में तासीर भी होगी, और कोई एक आध बंदा ही उसको अगर देखे तो थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी, चेंज आ जाएगा। तो मैं समझूंगी कि यही काम ग्रेजुअली वही बढ़ता चला जाएगा और फिर कतरा कतरा मिलकर ही समंदर बनता है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव रहें, और आप खुद भी बड़ा एनर्जेटिक रहते हैं, और आपके साथ जो लोग होते हैं ना वो भी आपकी वेव से बड़ा खुश बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि पॉजिटिविटी। डेफिनेटली बहुत खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब आपके पास क्या सजेशन है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी बेसिकली ये सारी बातें मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मैं दोहराऊँगा। इनफैक्ट तो सोल्यूशन तो दो ही हैं। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसके अंदर सबसे पहले आप सोशलाइजेशन की तरफ जाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, आगाही पैदा करते हैं करप्शन के ख़िलाफ़ और इसके जो नुकसानात हैं उसके ख़िलाफ़। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से इदारे हैं जिनका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसके अंदर आपका जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके मज़हब का, कल्चर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये तो एक इनफॉर्मल अप्रोच है बेसिकली ना, इनफॉर्मल अप्रोच, सोशल अप्रोच जो आपकी है। दूसरी फिर एक फॉर्मल अप्रोच है, ऑफिशियल अप्रोच है, और उसमें लॉ इन्फोर्समेंट को ठीक करना होगा, हर सूरत के अंदर ठीक करना होगा। लॉ इन्फोर्समेंट बेसिकली गवर्नेंस है। अच्छा, लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर ख़ास तौर पर उन इदारों को ठीक करने की ज़रूरत है जिनका करप्शन के ख़िलाफ़ किरदार एक कलीदी किरदार होता है। तो उसमें फॉर एग्जांपल जस्टिस सिस्टम है, सही। उसके बाद हमारे पास जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, दुनिया के अंदर चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बहुत सारे ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल सिंगापुर है, टर्की है, मलेशिया है, जिनको अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की और वो इफ़ेक्टिव साबित हुई। वहाँ पर अल्टीमेटली करप्शन के ऊपर कंट्रोल पा लिया गया। अगर तो हम भी उनको फॉलो करें तो यकीनन हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा करप्शन के हवाले से जितनी भी बात हुई, जितनी डिस्कशन हुई, वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई, और आप इसके हवाले से अपने फीडबैक में ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के पास।